हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 24 नवंबर 2021 वेडनेसडे न्यूज़पेपर के बारे में। देखते हैं क्या है आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग आज देख लेते हैं। पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, देखिए कल भी हमने इसके बारे में हमने चर्चा की थी और क्या चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडिया यूएस कमिट टू लिंकिंग इकोनॉमिक्स अक्रॉस द सेक्टर्स। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यूएस की जो ट्रेड हेड जो हैं वो भारत के अंदर आई हुई हैं। उनका नाम है, आप लोगों को पता है, कैथरीन ताई जो हैं वो भारत के अंदर आई हुई हैं। और अभी हाल ही में जो 3 दिन की जो मीटिंग है, जिसको फोरम कहा जाता है, द इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम के नाम से, 2021 के नाम से इसको जाना जाएगा, है ना, जिसमें इकोनॉमिक टाइज को लेकर के बात की गई है, नेक्स्ट हाई लेवल पर लेकर के जाने की यहाँ पे बात की गई है, मार्केट एक्सेस को बढ़ाने को लेकर के बात की गई है कि इंडिया की तरफ से जो मार्केट एक्सेस है उसको इंक्रीज किया जाए, खास करके फ्रूट्स को लेकर के, मैंगो, ग्रेप्स, है ना, पॉम ग्रेनेट को लेकर के। फिर यूएस की तरफ से भी इसी तरीके से कहा गया कि भाई जो चेरीज है ना, पॉक प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा है जो है, इसके मार्केट को हमें इंक्रीज करना है। इसके अलावा एक्शन प्लान को लेकर के बात की गई है, वर्किंग ग्रुप ऑफ द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के सर्विस को बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा होप फॉर द आईटी वर्कर्स, इंडिया और यूएस के बीच में स्टार्ट किया जाएगा टॉक टू एग्रीमेंट द प्रोफेशनल बोथ द कंट्रीज, जिसमें हम उनको हायर करने की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। और उसके बाद में क्या बातें हुई हैं, पोस्ट कोविड प्लान को लेकर के। देखिए क्या हुआ है कि कोविड की वजह से काफ़ी जो इकोनॉमी को धक्का लगा है, उस इकोनॉमी से वापस से उभरने के लिए ये बात की जा रही है कि भाई कि अब आगे का हमारा प्लान क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, उस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ही क्यों ना हो, तो मतलब काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ पे यूएस और इंडिया के बीच में इस तरीके की चर्चाएं हुई हैं। और ये किसके बीच में हुई है, तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विद द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस कैथरीन ताई, जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और इस तरीके की फोरम में इन इन बातों को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे जीएसपी सिस्टम को लेकर के भी बात की गई है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एडिटोरियल पेज में भी दिया गया है। तो जीएसपी सिस्टम क्या है उसको समझ लीजिए, ताकि वहां पे आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे कैथरीन और पीयूष गोयल का की जो बीच में बात हुई, उसमें ये कहा गया कि भाई पिछले जो 4 साल रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के दौरान यूएस के अंदर, तो कहीं ना कहीं ट्रेड को लेकर के इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिला है ना। अब ये क्या है ट्रेड को लेकर के इम्पैक्ट, और वो भी बहुत कम देखने को मिला है। तो इसमें क्या हुआ कि यूएस के द्वारा क्या कर दिया गया कि इंडिया या इंडिया जैसी और भी डेवलपिंग जो इकोनॉमीज हैं उनको लेकर के प्रेफरेंसेस नहीं दी गई, किसके अंदर, तो उसे हम बोलते हैं जीएसपी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जीएसपी है क्या एक्चुअल में, तो इसका फुल फॉर्म है जनरल सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंसेस। यहाँ पे इसकी बात की गई है ना, जनरलाइज सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंसेस, जो कि यूएसए के द्वारा नहीं दी गई उन डेवलपिंग इकोनॉमीज को। अब यहाँ पे क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि इंडिया के द्वारा कोई भी चीज को एक्सपोर्ट किया गया, कहां पर, यूएस के अंदर एक्सपोर्ट किया गया, तो यूएसए ने क्या किया, उन गुड्स के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कर दिए, काफी सारी ड्यूटीज जो हैं उसको लगा दी गई। मतलब उन डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर जो चार्जेस हैं उनको बढ़ा दिए गए, है ना। अब क्या होगा कि इससे इंडिया के अंदर से जो भी एक्सपोर्ट होगा, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, कम डिमांड होगी, है ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, ज्यादा बिकेगा नहीं क्योंकि चार्जेस को बढ़ा दिए गए हैं यूएसए के द्वारा। अब ये जीएसपी सिस्टम कैसे काम करता है तो वो आप सुनिए। देखिए क्या हुआ कि काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं, यूएसए ही नहीं, यूएसए के अलावा भी 12 ऐसी कंट्री हैं
जो इस तरीके के प्रेफरेंसेस को देती हैं, जिसको हम जीएसपी कहते हैं, जिसमें एक कौन आता है, यूएसए आता है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आता है, बेलारूस आता है, कनाडा आता है, यूरोपियन यूनियन आता है, आइसलैंड आता है, जापान आता है, कजाकिस्तान आता है ना, न्यूजीलैंड आता है, नॉर्वे आता है, रशिया फेडरेशन आता है, स्विट्जरलैंड, टर्की, ये 13 देश मिलकर के जीएसपी सिस्टम को अप्लाई करते हैं। अब जीएसपी क्या है वो भी सुन लीजिए। ये देश उन कंट्रीज को प्रेफरेंसेस देते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और इसके अलावा जीएसपी के अंदर क्या प्रेफरेंसेस दिया जाता है कि जब कोई डेवलपिंग इकोनॉमीज उनके देश के अंदर कोई प्रोडक्ट को बेचेगी या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी, तो उस पर किसी भी तरीके की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जीरो कर दिया जाएगा, या फिर उस गुड्स पर या उस प्रोडक्ट पर बहुत न के बराबर, बहुत ही नॉमिनल परसेंट पर उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, ड्यूटी अप्लाई की जाती है। तो ऐसे कंट्रीज को हम जीएसपी कंट्रीज हम कहते हैं, या जनरलाइज सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंसेस कंट्रीज कहते हैं। यानी ये किन कंट्रीज को दी गई है, तो वापस से मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रोसेस में दिया जाता है। और कितने देशों के द्वारा दिया जाता है, तो 13 देशों के द्वारा ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसको कब लाया गया था भाई, तो ध्यान रखना जीएसपी का सिस्टम जो है ये बहुत ही पुराना सिस्टम है यूएस का, है ना। और इसको यूएस के द्वारा लाया गया था, यूएस ट्रेड परफॉर्मेंस प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया था। वापस से सुन लीजिए, यूएस ट्रेड परफॉर्मेंस प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया था 1974 के तहत, है ना। क्या बोला जाता है, यूएस ट्रेड परफॉर्मेंस प्रोग्राम स्टैब्लिशमेंट ट्रेड एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग इसको प्रमोट किया गया था। क्लियर। अब इंडिया ने इसको अडॉप्ट कब किया, तो इंडिया ने तो यूएनसीटीएडी के अंडर में इसको अडॉप्ट किया था, क्योंकि ये सिस्टम को किसके द्वारा पूरे दुनिया में लागू किया जाता है, तो यूएनसीटीएडी वाला ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम अंकटाड कहते हैं, द जीएसपी वॉज अडॉप्टेड एट दी अंकटाड, है ना, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना मेरी बात को। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो न्यू दिल्ली के अंदर अडॉप्ट किया गया था, ये चीज आप लोग को ध्यान रखेंगे, है ना। और कब इसे अडॉप्ट किया गया था, तो 1968 के अंदर इसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इनफोर्स में कब लेकर के आया, तो 1971 के अंदर इसको लेकर के आया गया। लेकिन यदि हम बात करें यूएस इसको कब से उनके एक्ट के अंदर लेके आया, तो 74 के अंदर लेके आया, लेकिन इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कौन मैनेज करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंकटाड। अब अंकटाड के बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अंकटाड के बारे में फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया, यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जेनेवा कहां पे आता है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। लगभग 194 मेंबर्स कंट्री इसकी आज की डेट में मेंबर हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है ना। और राइट नाउ इसके चेयरपर्सन कौन है या सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनका नाम है ग्रीनस्पैन, ठीक है, ग्रीनस्पैन उनका नाम है। पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूं, है ना, नहीं याद आ गया है मुझे, रिबेका, रिबेका ग्रीनस्पैन, ये इसकी सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि बिलोंग करती हैं कोस्टा रिका से, कोस्टा रिका। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारा चीज एक एक करके समझ में आ गया है। तो जीएसपी सिस्टम के बारे में आप लोग याद रखेंगे। जीएसपी सिस्टम क्या है, तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये किन देशों को दिया जाता है, तो वापस से मैं मेंशन कर देता हूं, डेवलपिंग नेशंस को ये प्रोवाइड किया जाता है। आज की डेट में कितने देशों के द्वारा जीएसपी सिस्टम में प्रेफरेंसेस दिया जाता है डेवलपिंग इकोनॉमीज को, आंसर लगाना है 13 नेशंस। और इसको इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, अडॉप्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनसीटीएडी के द्वारा किया जाता है। भारत ने कब किया है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, न्यू दिल्ली के अंदर इसको अडॉप्ट किया था 1968 में, लेकिन इनफोर्स में आया 1971 के अंदर। चल,
तो ये है आपका पहले आर्टिकल का पूरा डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब अगले अगले पेज की तरफ हम चलते हैं। अगला पेज यहाँ पे अगला आर्टिकल क्या बोल रहा है उसके बारे में अब हम समझ लेते हैं भाई। देखिए, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बात चल रही है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो हमारा विंटर सेशन होगा, है ना, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं। पहला तो होता है साल में बजट सेशन होता है, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन, है ना। तो अभी विंटर से फ्री होंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर में नया सेशन कौन सा होगा, बजट, क्योंकि 1 फरवरी को भारत का क्या रखा जाता है भाई, एवरी ईयर बजट रखा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने एक चीज को लेकर के अनाउंस किया है और वो क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा प्रिवेंटिव होकर के काम करने को कहा गया है सरकार के द्वारा। न्यू क्रिप्टो बिल लाया जाएगा विंटर सेशन के अंदर, क्योंकि 29 नवंबर को शुरू हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर विंटर सेशन, और उसमें बैन किया जाएगा जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को क्या कर रहे हैं, को लेकर के बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे प्रमोशन किए जा रहे हैं। तो इन प्राइवेट प्लेयरों पर लगाम कसने के लिए भारत की सरकार के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, या क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे मतलब कि किसी व्यक्ति के साथ में फ्रॉड ना हो, है ना। उस चीज को लेकर के यहाँ पे क्या लाया जा रहा है, रेगुलेशन बिल लाया जा रहा है जिसका नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2022, इसकी चर्चाएं की गई है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जिसमें लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना। इसकी माइनिंग की जाती है, जैसे आपने कोल माइनिंग सुनी होगी, है ना, क्रूड ऑयल की माइनिंग सुनी होगी, है ना, उसके तरीके से, उसी तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम और बहुत सारे ऐसे यूनिक टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और पूरे टाइम हाई इलेक्ट्रिसिटी पर उन्हें उन्हें उन सॉफ्टवेयर और उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इन इन करेंसीज को बिल्ड किया जाता है, जिसे ही हम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन हम कहते हैं। देखिए, बिटकॉइन एक फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में पहली बार किसने दिया था, तो डेविड चॉम के द्वारा 1983 में दिया गया था। ये एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे, क्लियर। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट, तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट तो 2009 में सातोशी नाकामोटो के द्वारा दिया गया था, जो कि जापान से बिलोंग करते थे, है ना। यहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि इसका कॉन्सेप्ट जो है 1983 के अंदर किसके द्वारा दिया गया, तो डेविड शॉम के द्वारा, CHAUM के द्वारा दिया गया, जो कि बिलोंग करते थे, यूएसए से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत सारे टाइप आप लोगों ने आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के सुन रखे होंगे, जैसे बिटकॉइन हुआ, एथरन हुआ, है ना, और कौन कौन से कॉइन हुए, बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिसके अंदर आज की डेट में प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं काफी सारा इन्वेस्टमेंट लोगों से करवा रहे हैं। देखिए, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंसी या ई कैश जिसे हम कहते हैं, कि भाई देखिए, बहुत बड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर, उसे ट्रांसफर किया जाता है डिजिटली तरीके से या वर्चुअली तरीके से, तो उसी को ही हम क्रिप्टो के नाम से जानते हैं। कि भाई कि बहुत एक लार्ज अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिजिटली तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, और ऐसे ट्रांसफर, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होते रहते हैं। तो इन डेटा को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उन ब्लॉक को मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे काफी सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन डेटा को एक के बाद एक स्टोर करने की पॉलिसीज को ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। कई जगह पे आप लोग ब्लॉकचेन सुनते होंगे। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, तो अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक के बाद एक एक ऐसे ट्रांजैक्शन के डेटा को मेंटेन करने की पॉलिसीज को या मेथड को हम ब्लॉकचेन मेथड कहते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो इस तरीके की माइनिंग के थ्रू एक बिटकॉइन या एक क्रिप्टो करेंसी निकल करके आती है। अब क्या हुआ है कि सरकार इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों करना चाह रही है? देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या ये जो भी आप कॉइन सुनते हैं, ऐसा कहा गया है कि इनका कोई भी माए बाप नहीं है। मतलब मेरी बात सिंपल तरीके से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि भारत के अंदर भारत की फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या भारत के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर आरबीआई को बनाया गया है। उसी तरीके से इस तरीके के डिजिटली ट्रांजैक्शन को कराने के लिए या इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी या इस तरीके के बिटकॉइन को लेकर के यदि हम बात करें, तो इन पर किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं है, ना ही इसको लेकर के कोई रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग बॉडी बनाई गई है। ये तो इंटरनेशनली मार्केट में ओपन सर्वाइव कर रही है, जिसमें लोग बाग क्या कर रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी भी आप देखेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यूज को कम कर दिया जाता है और काफी बड़े अमाउंट में कम किया जाता है, जिसमें काफी लोगों को लॉस होता है। और इसमें इतना हाइकली तरीके से इसको ग्रो कर दिया जाता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, इसमें बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन प्राइवेट प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए ही जो बिटकॉइन के अंदर और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्या कराने को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने को लेकर के यहाँ पे बिल लाने को बात की जा रही है कि बिल लाया जाएगा भाई। और सरकार ने एक और चीज यहां पे कही है। वो क्या बात कही है कि भाई कि हम इस इलीगल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से यहाँ पे इलीगल बताया गया। चाइना ने तो इसे एक तरीके से इलीगल करेंसी का फॉर्म बता दिया गया और चाइना ने खुद की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी को क्या किया, ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, है ना, जिसमें लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। उसी के तरीके से इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से यहाँ पे बात की गई कि हम भी एक ऑफिशियली करेंसी को क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड करेंगे, जिसमें लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे वही चीज को बात की जा रही है, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं कराई जा रही हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक आध बार क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे किसको लेकर के, बिटकॉइन को लेकर के। तो बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है 2009 में दिया गया था। जापानीज जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट को दिया गया, है ना, जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया, है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट टाइम किसने किया इजाद, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेविड चॉम के द्वारा 1983 में बताया गया। ये एक तरीके के क्रिप्टोग्राफर हैं, है ना, जिनके थ्रू इस तरीके की करेंसी को इजाद किया गया या बनाया गया। तो ये आपको उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पे क्या बोलता है, चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए, यहाँ पे एक चामुंडी डेवलपमेंट प्लान को लेकर के, इनिशिएटिव्स को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि कर्नाटका के अंदर मैसूरू में एक हिल है जिसको चामुंडी हिल के नाम से जाना जाता है। ग्रीन कवर जो है यहाँ का, जो बताया जा रहा है कि भाई देखिए, यहाँ ये जो हिली एरिया है, ये काफी सारे डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि क्लाइमेटिकली तरीके से यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस चीज को ही लेकर के यहाँ पे एक सरस्वती सम्मान जो अवार्डी हैं, जिनका नाम है कन्नड़ राइटर एस.एल. बियरप्पा, इनके द्वारा प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया कि भाई कि ये जो स्कीम के तहत डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लाइमेटिकली तरीके से लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे एक अवेयरनेस बताई जा रही है भाई, है ना। और ये किस किस प्रोग्राम के तहत, तो यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन किया गया है। सरकार का जो एक प्रोग्राम है इंडियन हेरिटेज साइट्स को लेकर के, कल्चरल को लेकर के, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2014-15 की इस भारत सरकार की स्कीम को लेकर के यहाँ पे बात की गई। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा इसको लाया गया था कि जो है अंडर द पिलग्रिम रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन जो ड्राइव है, जिसको प्रसाद स्कीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया कि ऐसी बहुत सारी जो पिलग्रिम्स और हेरिटेज साइट्स हैं
उनको डेवलप किया जाएगा, उनको रेजुवेनेट किया जाएगा, इस चीज को लेकर के यहाँ पे ड्राइव को शुरू किया गया था, है ना। तो यहाँ पे बात की गई कि भाई कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से जो क्लाइमेटिकली इफेक्ट जो है वो इन हिली एरियाज पे आपको देखने को मिलेगा, उनके डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसको इसको लेकर के यहाँ पे ये चर्चाएं की गई हैं, तो ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो सरस्वती सम्मान अवार्डी जो हैं एस.एल. बीआरप्पा, इनको कब मिला था सरस्वती सम्मान, तो आपको जानकारी होना चाहिए। 2010 का जो सम्मान है इनको 2011 के अंदर दिया गया, है ना। और कौन सी बुक के लिए, तो कन्नड़ नॉवेल के लिए इनको दिया गया था जिसका नाम था मंद्रा। मंद्रा बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। क्लियर। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। व्यास सम्मान भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है ना। और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और इस सरस्वती सम्मान को किसके द्वारा दिया जाता है, एक फाउंडेशन है जिसको कहा जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो मैंने आपको इससे रिलेवेंट और भी चीजें बता दी हैं, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और इसकी पूरी फाइनेंसिंग जो है इस स्कीम के अंदर भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। और ये जो काम है, ये डेवलपमेंट के जितने भी काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं उस राज्य के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर मेंशन की गई है। तो प्रसाद स्कीम को यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। इसको कब लाया गया था, तो 2014-15 के अंदर इसको लाया गया था, है ना। पहले जब इसको लाया गया था तब इसका जो नाम था वो था नेशनल मिशन ऑन द पिलग्रिम्स रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये एक प्रसाद स्कीम थी, लेकिन 2017 में इसमें एच वर्ड को जोड़ दिया गया और इसे प्रसाद कर दिया गया, यानी नेशनल मिशन फॉर द पिलग्रिम्स रेजुवेनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल हेरिटेज। हेरिटेज वर्ड को इसमें ऐड कर दिया गया, ऑगमेंटेशन ड्राइव जिसको स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं भाई, डीएसी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है रशिया के साथ में जो हमारी डिफेंस डील साइन जो की गई है उनके द्वारा अब हम क्या क्या चीजों को भारत के अंदर ले रहे हैं, है ना, उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। आर्टिकल में सारी चीजों को मेंशन किया गया है और वो डील क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे डीएसी ने अप्रूव कर दिया है AK-203 डील विद द रशिया, है ना। अब ये क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल एक एग्रीमेंट है जो इसको 2019 के अंदर साइन किया गया था, लेकिन इसको फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है जस्ट अभी, यानी मंगलवार के दिन, यानी कल के दिन इसको लेकर के फाइनली क्या कर लिया गया है, डील को साइन कर लिया गया है। और ये जो AK-203 जो वेपन है इसको कहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, राइफल्स को प्रिपेयर कहाँ किया जाएगा, तो यूपी के अंदर इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है द डीएसी एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी को के द्वारा सारे काम किए जाते हैं, है ना, भारत के अंदर। और डीएसी ही सारी चीजों को मैनेज करता है भारत में, है ना। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट तीनों आर्मी के अंदर जो भी प्रोवाइड करने का काम है उसको डीएसी के द्वारा ही अप्रूवल किया जाता है भारत के अंदर। और इसका जो चेयरपर्सन होता है डीएसी का वो कौन होता है, तो डीएसी का चेयरपर्सन भारत में डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये सारे डिसीजन को लिए जाते हैं। उसके लिए क्या बनाई गई है, एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया है, ठीक है। तो डीएसी के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है। चेयरमैनशिप ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ट्यूसडे अप्रूव द लॉन्ग पेंडिंग डील। देखिए 2019 की जो डील थी वो काफी दिन से ये पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि अब इसको अप्रूवल दिया जा रहा है 6.71 लाख, ध्यान रखना 6.71 लाख जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं जिसको इंडिया और रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा भारत के अंदर। और इस राइफल को कहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा इसके बारे में यहां पे मेंशन किया गया है, तो कोरबा के अंदर उत्तर प्रदेश में इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। द टू कंट्रीज हैड द साइन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA जो कि 2019 के अंदर इसको किया जाना था, लेकिन फाइनली इसे साइन किया गया
है ना, ज्वाइंट वेंचर को साइन किया गया, जिसको नाम भी दिया गया है यहाँ पे इंडो रशियन राफाल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसको सेट भी किया गया था। और इसे कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, तो कोरबा इन उत्तर प्रदेश के अंदर इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसके अलावा और भी प्लान है जिसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। देखिए अनादर डील यहाँ पे मेंशन की गई है, प्रोग्रेस द इग्ला एस, जो वेरी शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम है, जिसको नाम दिया गया है VSHORAD, है ना, ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो डील है, इसको भी फाइनली साइन कर लिया गया है। इस डील के अंदर आप जो अभी भारत के अंदर आप जो चेतक हेलीकॉप्टर देखते हैं, जो ओल्ड वर्जन जो हेलीकॉप्टर हो गए हैं, उनको ये रिप्लेस करेगा क्या, KA-226T हेलीकॉप्टर। क्लियर। तो इसके बारे में बात की गई है। तीसरी डील जो की गई है वो क्या की गई है कि डिफेंस जो एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक और चीज को लेकर के अप्रूवल दे दिया गया है ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ द GSAT-7C कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया और इंडिया के बीच में कौन से डिफेंस सैटेलाइट को लेकर के यहाँ पे डील साइन की गई है, तो GSAT-7C कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा क्या देगा, बेनिफिट देगा, जिसको लेकर के डील यहां पे की गई है 2236 करोड़ रुपए की। इस डील को फाइनली साइन कर लिया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये वाले पार्ट आपको एक एक तरीके से समझ में आ गए हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। और इस डील को साइन किया गया है तुरंत पहले ही, क्यों, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के अंदर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। और इसी चीज को लेकर के इस डील को फटाफट क्या कर लिया गया है, साइन कर लिया गया है। इसके अलावा पुतिन जी की विजिट के बाद में इसके अलावा जो दूसरी एक डायलॉग होने वाली है, जिसको 2+2 डायलॉग के नाम से, मिनिस्ट्रियल डायलॉग के नाम से जाना जाएगा, जो कि पहली मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगी जो कि इंडिया और रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आज के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। आपको बताना है रशिया और इंडिया के साथ, यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए। आपको बताना है वो कौन से मैन बैटल टैंक हैं जिनको लिया गया है रशिया से, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। दो टाइप के टैंक हैं, है ना, दो अलग अलग नाम के टैंक है जिनको रशिया से लिया गया है। और एक और चीज, रशिया और इंडिया के कोलेब्रेशन से वो कौन सी मिसाइल है जिसको बनाया गया कोलेब्रेशन से, बहुत ही यूनिक क्लास की ये मिसाइल है जिसको दोनों के कोलेब्रेशन से यहाँ पे बनाया गया है। चले, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए फिर से गैलेंट्री अवार्ड को लेकर के बात की गई है ना, जिसको डिफेंस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना कि पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, है ना। पद्मा अवार्ड के बाद में अब यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड देखने को मिलेंगे। कल के दिन आप लोगों ने देखा वीर चक्र, कीर्ति चक्र प्रोवाइड किए गए, है ना, उस शौर्य चक्र प्रोवाइड किए गए। अब यहाँ पे देखिए कौन से चक्र की हम बात कर रहे हैं, महावीर चक्र फॉर द गलवान हीरोज को दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नल जो हैं संतोष बाबू, बिहार से ये बिलोंग करते हैं, है ना, करते थे। और आप लोग को याद आ रहा होगा कि 2020 जो लास्ट ईयर एक फाइट हुई थी जिसमें लगभग कुछ 20 जवान शहीद हुए थे। डिस्प्यूट था LAC वाले रीजन के अंदर, पेट्रोलिंग पॉइंट के अंदर आपको इस तरीके का जो फाइट था वो देखने को मिला था। उसमें क्या हुआ था कि भारत के 20 जवान जो शहीद हुए थे उनको, उनकी स्मृति में इस तरीके के चक्र को प्रोवाइड किया गया है। तो कर्नल जो संतोष कुमार बाबू जो हैं, इनको दिया गया है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, है ना। और इसके अलावा और भी जो शहीद जवान थे उनको अलग अलग यहाँ पे चक्र प्रोवाइड किए गए हैं। वीर चक्र के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वीर चक्र भी प्रोवाइड किया गया है। तो इसकी जो पूरी लिस्ट है आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता देता हूं, कल भी मैंने मेंशन किया था कि भारत में देखिए एक तो हुआ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिनको हम पद्मा अवार्ड के नाम से जानते हैं। पद्मा में भी आपने 3 तरीके की कैटेगरी पढ़ी थी, एक थी विभूषण, है ना,
उसके अलावा फिर आपने भूषण पढ़ा था, इसके अलावा आपने श्री पढ़ा था। तो ये 3 कैटेगरी आपने पढ़ी थी। अब यदि हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड की, तो गैलेंट्री अवार्ड के अंदर आपको 6 चक्र देखने को मिलेंगे। 6 चक्र मिलते हैं गैलेंट्री अवार्ड के अंदर, जो कि वीरता और ब्रेवरी के काम को लेकर के डिफेंस के अंदर प्रोवाइड करती है भारत की सरकार। और पहला जो चक्र है उसे हम बोलते हैं परमवीर चक्र। ध्यान रखना, परमवीर चक्र होता है पहला। दूसरा होता है महावीर चक्र। तीसरा होता है वीर चक्र। ये 3 चक्र अलग आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी के जो 3 हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे अशोक चक्र, इसके अलावा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये आप 3 अलग कैटेगरी यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए, भारत में पहले फर्स्ट टाइम 3 तरीके के ये जो चक्र हैं, ये मेडल हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता था। परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र प्रोवाइड किया जाता था। इसके बाद में 1952 में 3 चक्र को और इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था अशोक चक्र। पहले अशोक चक्र 3 क्लास के अंदर दिया जाता था, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 एंड अशोक चक्र 3। ये 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता था, लेकिन बाद में इस अशोक चक्र को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तो हुआ अशोक चक्र क्लास 1, उसके बाद में हुआ फिर उसी क्लास 2 को इन्होंने कीर्ति चक्र नाम दिया, और तीसरे अशोक चक्र 3 को कैटेगरी को इन्होंने शौर्य चक्र का नाम दिया। ठीक है, और इसे भारत की सरकार के द्वारा वेवरी काम को लेकर के ये चक्र प्रोवाइड किए जाते हैं। भाई, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट भी इसके अंदर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चले, यहां पे देखिए क्या बात की जा रही है। रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोर कंसेशन फॉर द व्हीकल, जो स्क्रैपिंग जो पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, उसके अंदर उनको और ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। सेल्स विल अब गो टू बाय द 12 to 13%। ये बात की जा रही है गडकरी जी के द्वारा। तो अब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी ध्यान देना है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में 2021 के अंदर एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है कि भाई, जिन लोगों के व्हीकल पुराने हो गए हैं, 20 साल से ज्यादा जिनके व्हीकल को टाइम हो गया है ना, और जिनको सर्टिफाइड किया जाएगा भारत की सरकार के द्वारा कि भाई कि आपके व्हीकल को सर्टिफाइड कर दिया जाएगा कि भाई अब आपको, है ना, इसको स्क्रैप में डाल देना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि भाई स्क्रैप में डालने से क्या फायदा मिलेगा, तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। जितनी वैल्यूज की उनकी गाड़ी की स्क्रैपिंग हुई, उतनी वैल्यूज की जो जो वैल्यू है, उतना जब वो, देखिए क्या होगा कि जब किसी पुरानी गाड़ी को वो स्क्रैपिंग में डाल देगा, है ना, कबाड़े में पटक देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको न्यू गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब वो नई गाड़ी परचेस करने जाएगा, तब उसे उस स्क्रैपिंग चार्ज, जो वैल्यूज जो उसको उस टाइम पे मिली होगी उस सर्टिफिकेट के दौरान, उस वैल्यूज का उसको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। यहां पे इस चीज को लेकर के बात की गई है। लगभग कुछ 4 से 6% के आसपास में उसको डिस्काउंट दिया जाएगा भाई, नई गाड़ी के को परचेसिंग को लेकर के। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो हुआ स्क्रैपिंग को लेकर के, इसके अलावा और क्या फायदे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब आप गाड़ी को परचेस करने जाते हैं, तो आपके ऊपर रोड टैक्स को एप्लीकेबल किया जाता है। तो आपको रोड टैक्स में क्या दी जाएगी, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। डोमेस्टिक व्हीकल होगा तो 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल हुआ तो 15% का आपको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं न्यू गाड़ी को लेकर के, उन न्यू रजिस्ट्रेशन चार्जेस को में भी आपको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। इस चीज को लेकर के यहां पे बात की जा रही है। तो यहां पे नितिन गडकरी जी के द्वारा यह कहा गया है कि इन कंसेशन को और थोड़ा सा बढ़ाने को लेकर के काम किया गया है। मतलब इस कंसेशन को और बढ़ा दिया गया है, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहां पे समझ में आ गया होगा। तो स्क्रैपिंग व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं वीपी कॉम्प्लेक्स को लेकर के। यहाँ पे वीपी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, इसको 2019 के अंदर लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, है ना। इलेक्शन के बाद में ही इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है इसको प्रपोज कर दिया गया था। 20,000 करोड़ रुपए का ये रिनोवेशन प्लान है या रीडेवलपमेंट प्लान है, जिसको कहा जाता है न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, वो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, भारत में नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के 3 किलोमीटर का जो लंबा राजपथ मार्ग है, कहां तक का, इंडिया गेट तक का, इस पूरे एरिया को क्या करना है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है। न्यू डेवलपमेंट के काम, न्यू डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यहां के अंदर बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें यहां पे आप देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का नया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग कुछ खर्चा आएगा 206 करोड़ के आसपास में, जिसको 11 महीने लगेंगे, जो कि दिसंबर में शुरू होने जा रहा है इसका कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा डिफेंस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगी। पुरानी पार्लियामेंट आपको गोल शेप में आपको देखने को मिलेगी, और अभी जो नई पार्लियामेंट है वो आपको ट्रायंगल शेप के अंदर देखने को मिलेगी, नई बिल्डिंग जो उससे कुछ आगे ही बनी हुई है। पुरानी बिल्डिंग को क्या करेंगे, तो भाई पुरानी जो पार्लियामेंट है उसमें म्यूजियम के लिए ओपन कर दिया जाएगा, उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा, भाई म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को लेकर के बात की जा रही है। तो लगभग कुछ ये 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको भारत सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। क्लियर। और आगे हम बात कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। पहले की बात हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले की बारे में पहली भी जानकारी आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो भाई ये जो पहला दिल्ली का ये जो डेवलपमेंट है, ये कब पहली बार किया गया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भारत के अंदर ब्रिटेन से जब किंग आए थे, उनका नाम था किंग जॉर्ज फिफ्थ। आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। किंग जॉर्ज जो फिफ्थ थे, ये भारत के अंदर जब आए थे, तब इन्होंने अनाउंस किया था कि भारत की जो कैपिटल है, मैं बात कर रहा हूं 1911 के टाइम पीरियड की, तो 1911 में क्या हुआ था कि किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा कोलकाता से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, और उसमें काफी सारी बिल्डिंग्स को डेवलप करने को लेकर के यहाँ पे बात रखी गई, और दो जो आर्किटेक्ट जो थे उनको इसके काम दिए गए, है ना, जिनमें से पहला नाम है, आप लोगों ने एडविन लुटियंस का नाम सुना होगा। एडविन लुटियंस जो हैं, ये वो पहले आर्किटेक्ट थे जिन्होंने काफी सारी चीजों को इंडिया के अंदर डिजाइन किया, और इनका साथ दिया इन्हीं के साथी के द्वारा, जिनका नाम है हर्बर्ट बैकर के द्वारा। इन दोनों के कोलैबोरेशन से काफी सारी जो बिल्डिंग है उनके आर्किटेक्चर को तैयार किया गया, है ना, जिसमें से आप लोगों को पता होगा पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, है ना, इन सारी बिल्डिंग्स का जो डिजाइन है वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बैकर के द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया। और इसकी नींव कब रखी गई थी, तो 1927 के टाइम पीरियड में इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखी गई थी, कि भारत के अंदर इस तरीके की बिल्डिंग्स को क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको स्टैटिक वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें किस कंपनी के द्वारा कोलैबोरेट किया जा रहा है। कंपनी का नाम आपको बताना है भाई, है ना, कंपनी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, किस कंपनी के कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में देखिए छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे, इस पे ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। भारत गौरव स्कीम के द्वारा नए जो रेलवे हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है, नई ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है, और उन ट्रेन को क्या कहा गया है, रेलवे टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ना। न्यू स्कीम आइज रेलवे टूरिज्म, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक
ट्रेन जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है रामायण एक्सप्रेस, ये उन जगहों पे विजिट करेगी जो कि अलग अलग जगहों पर राम भगवान को डेडिकेटेड जितने भी आपके टेम्पल्स हैं या जो भी एरियाज हैं वहां पर ये ट्रैवल करेगी। वहीं पे यदि सिखिज्म को लेकर के हम बात करें तो यहाँ पे कृपाण जो एक्सप्रेस है उसको लॉन्च किया गया है। काफी सारी ऐसी ट्रेन है जिनको भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम को क्या नाम दिया गया है, तो भारत गौरव स्कीम या भारत गौरव ट्रेन जो है इनको लॉन्च किया गया है ना। लगभग कुछ ऐसी 150 ट्रेन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, आप लोगों को चलिए अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि भारत में पहली बार रेलवे जो सर्विस है वो किसके टाइम पे और कब शुरू की गई थी, इसकी जानकारी आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर करनी है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है भाई, यूएस ने रिलीज किया है 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल टू ईज जो शॉरिंग जो प्राइजेस है उस चीज को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल को आपको एक साथ कवर करना है। यहाँ पे देखिए यूएस के द्वारा 50 मिलियन बैरल्स को रिलीज किया गया है, और दूसरा बिजनेस सेक्शन पे देखिए दूसरे पार्ट में भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के द्वारा रिलीज किए जाएंगे 5 मिलियन बैरल ऑयल फॉर द रिजर्व टू कूल प्राइसेस। मतलब दोनों ही देश मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं ऑयल के प्राइजेस को लेकर के कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से ऑयल के जो रेट बढ़े हैं उस चीज पर कंट्रोल करने के लिए ये जो कंट्री है ये अपने रिजर्व ऑयल का क्या करने वाली है, इस्तेमाल करेंगी ताकि क्या हो सके कि जो ऑयल के रेट जो बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। अब ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिस्टम के नाम से उसे जाना जाता है। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम सिस्टम जो है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा जो ऑयल है इसको रिजर्व रखा जाता है। ऐसे टाइम पीरियड में, ऐसे जो पैंडेमिक टाइम पीरियड होते हैं उन सारे टाइम पीरियड में आप ऑयल के प्राइसेस के टाइम जो बढ़ जाते हैं उन चीजों पर कंट्रोल कर सकें या अपने इस रिजर्व रखे हुए ऑयल का क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो ऐसी कंट्रीज बहुत सारी हैं जो सबसे ज्यादा क्या करती हैं, ऑयल को रिजर्व करती हैं, क्रूड ऑयल को रिजर्व करके रखती हैं, है ना। इंडिया के पास में भी इस तरीके का क्रूड ऑयल रिजर्व रखा हुआ है जिसका वो इस्तेमाल करेगी ताकि जो प्राइजेस हैं उनको उनसे वो क्या कर सकें, उसको कम कर सकें, है ना। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम सिस्टम कहा जाता है या रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, इंडिया के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब आते हैं हम हमारे एडिटोरियल पेज पर। देखिए यहाँ पे फिर वही बात को किया गया है जो हमने सबसे वाले पहले पेज पे समझा था। यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया गया ना जनरलाइज प्रेफरेंसेस सिस्टम के बारे में, वही चीज को मैंने आपको वहां पे समझाया है, तो आप वहां पे अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। इसके अलावा अगले आर्टिकल में देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पे सूडान के अंदर जो सिविलियन जो लीडर्स हैं जिन्होंने काफी बड़े लेवल पे एक महीने के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया वहां की गवर्नमेंट वहां की आर्मी के अगेंस्ट में, कि आर्मी को मजबूरन, देखिए एक तो था इंटरनल प्रेशर और उसके अलावा दूसरा प्रेशर था इंटरनेशनली प्रेशर, जिसमें यूएस ने तो ये तक कह दिया वहां की गवर्नमेंट को, वहां की मिलिट्री को, कि यदि आपका यही रवैया रहा, है ना, मिलिट्री रूल इसी तरीके से रहा, तो जो भी फंड अमेरिका की तरफ से सूडान को दिए जाते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है $700 मिलियन का जो फंड है उसे फ्रोज कर दिया जाएगा, ये ऐसा जो बाइडेन के द्वारा कहा गया। तो और उसके अलावा जो सिविलियन ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहा था वहां की मिलिट्री के अगेंस्ट में, देखिए वहां के मिलिट्री के जो लीडर हैं सुडानिश मिलिट्री चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के अगेंस्ट में इस तरीके का प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करके वहां पे डिक्टेटरशिप जैसा काम करने को लेकर के शुरू कर दिया।
लेकिन इतना सारा प्रेशर 1 महीने के दौरान बना कि वापस से वहाँ की गवर्नमेंट ने जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको वापस से उनको उनके पूरे राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए, है ना? और जिनका नाम था अब्दुल्ला हमदोक, और इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है सूडान के अंदर, है ना? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो हैं इनको माना जाता है, काफ़ी सारे काम किए हैं, अच्छे इनको इकोनॉमी के नॉलेज हैं, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन ऐसा कहा गया है वहाँ के प्रोटेस्टरों के द्वारा कि जब ये वापस से अपनी गद्दी पर बैठे, अपनी सीट को संभाला, तो कहीं न कहीं इन्होंने डील साइन कर ली, किसके साथ में? अब्देल फ़तेह अल बुरहान के साथ में डील को साइन कर लिया। तो इसमें वहाँ के जो भी सिविलियन प्रोटेस्टर हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि कहीं न कहीं सूडान के अंदर हमें एक यूनिटी को लेकर के आने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल के हेडलाइंस में ही क्या लिखा है, सूडान सिविलियन लीडर शुड स्टे यूनाइटेड को लेकर को यहाँ के बात की जा रही है, जिसमें ये कहा गया कि हमें फुली तरीके से डेमोक्रेसी को यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब आप लोगों के लिए अगला एक और क्वेश्चन आपको बताना है, सूडान की कैपिटल क्या है और सूडान के अंदर कौन सी करेंसी चलती है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। क्लियर? इसके आगे हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑथरों के द्वारा क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि भाई प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के अंदर, जिसको कहा जाता है चार धाम यात्रा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है ना? प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2016 में यहाँ पे एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसको कहा जाता है चार धाम यात्रा, जिसमें ये कहा गया कि 900 किलोमीटर, है ना? यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें कहा गया कि चार धाम यात्रा के अंदर 900 किलोमीटर की हम रोड को बिल्ड करेंगे, जिसमें लगभग कुछ 12,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, कॉस्टिंग आएगी, है ना? और इसको कंप्लीट किया जा रहा है चार धाम को आपस में जोड़ने को लेकर के। अब चार धाम यहाँ पे है क्या? तो देख सकते हैं आपस में कनेक्ट को लेकर के कि ऑल वेदर ये जो रोड है इसको बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों जगहों को, चारों एरियाज को आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऑथर का क्या कहना है भाई, यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि भाई कि डेवलपमेंट के काम तो ठीक है कि ये पिलग्रिम्स को लेकर के यहाँ पे काम किया जा रहा है, श्राइन को लेकर के काम किया जा रहा है ताकि उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो माउंटेन पर आप इस तरीके की रोड को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा, पहुंचाएगा, है ना? तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई है। मतलब पूरे आर्टिकल में क्लाइमेट वर्ड को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि भाई कि वो जो माउंटेन जिस पर इस तरीके की चौड़ी रोड को बनाया जा रहा है ना, इतने बड़े खर्चे के साथ में काम किया जा रहा है, वो माउंटेन कैपेबल ही नहीं है इस तरीके की रोड को लेकर के काम करने को। तो और इसके अलावा दूसरी बात क्या की गई है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ में लगता है। तो उसके लिए उत्तराखंड के बाउंड्री वाला जो इलाका है, बॉर्डर वाला जो इलाका है, वहां पर ये जो इक्विपमेंट्स है हमें उनको हाइट पर ले जाने की ज़रूरत होगी, तो वहां पर हमें इस तरीके की रोड की ज़रूरत होगी। तो ये सारी बातों को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं इस पार्ट के अंदर की गई है। तो इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, और उसके बाद में आप लोग को एक छोटी सी जानकारी होना चाहिए कि पीएम मोदी की चार धाम यात्रा क्या है और इसे कब स्टार्ट किया गया और ये किस स्टेट के अंदर इसको बनाई जा रही है, और वो चार धाम में कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा धाम इस चार धाम में शामिल नहीं है, या इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके साथ में हम हमारे सेशन को, हमारी क्लास को, हमारे वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, है ना? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। इसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगले न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी, इम्पॉर्टेंट जो भी आती हैं,
और आप लोग जो भी क्वेश्चंस जो मैं आपसे करता हूँ, उनकी जो भी आप आंसर्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से आप लोग मार्क कर रहे हैं भाई, है ना? इस बात की मुझे खुशी है और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, है ना? ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से और आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।